नमस्कार किसान भाई बहनों, मैं हूं सुषमा और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त अमित। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और अब समय हो गया है कार्यक्रम किसान की बात का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान की बात कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ मैं सुषमा और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त अमित। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम में। और किसान की बात कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम हर दिन एक नया विषय आप सबके सामने लेकर आते हैं, जहां हम आपको खेतीबाड़ी से जुड़ी और कृषि से जुड़ी तमाम ऐसी सूचनाएं, ऐसी जानकारी और इनसे संबंधित विषय हैं, उन पर जानकारी आपसे साझा करते हैं। बिल्कुल सही कहा अमित, क्योंकि जब तक कि किसानों को सही जानकारी नहीं मिलेगी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, तो वो अपनी खेतीबाड़ी को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। खेती में उर्वरक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हाल के समय में अगर देखा जाए तो रासायनिक उर्वरक है, उनका चलन काफी बढ़ चुका था, जो कि अगर देखा जाए तो फायदा तो करते हैं लेकिन उससे ज्यादा नुकसान भी करते हैं, क्योंकि उनका जो नुकसान है वो शरीर पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि जो भी उनसे बने हुए मतलब उपज फसल को जो भी उपभोग में करता है, जो भी खाता है, उसके शरीर पर भी वो रासायनिक तत्व जाते हैं। तो इसको देखते हुए जैविक उर्वरकों का जो चलन है वो काफी बढ़ा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्राकृतिक जिसे कहते हैं कि वह जैविक उर्वरक वही होते हैं जो प्रकृति से हमें मिले, और इनका उपयोग हम विभिन्न फसलों में पूरी तरह से अगर करें तो फसल में एक नई गुणवत्ता वाली फसल होगी, और जब वो फसल हमारे घर तक पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर पर उसका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। तो बहुत सारे हमारे ऐसे जैविक उर्वरक होते हैं जो हमारी फसल में पोषकता लेकर आते हैं, मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना बहुत जरूरी है, जो कि रासायनिक उर्वरकों से खराब होती जाती, लेकिन जैविक उर्वरक उस मिट्टी के पोषण को बनाए रखते हैं, उसके पोषकता को बरकरार रखते हैं। हाँ, बहुत सारे जैविक उर्वरक होते हैं जैसे कि शैवाल है, नील हरित है, लेकिन इन सब विषयों पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संगीता पांडे, कृषि वैज्ञानिक हैं, और इनसे बातचीत कर रहे हैं रूप सिंह डागर जी। तो आइए सुनते हैं इनकी ये बातचीत। किसान बहनों भाइयों, जैविक उर्वरकों का बड़ा ही विशेष महत्व है और इनका आप समुचित उपयोग कर भी रहे हैं और अपनी पैदावार को बढ़ा रहे हैं। तो क्यों ना इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी दिलवा दें, और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच डॉक्टर संगीता पांडे हैं जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं। तो डॉक्टर संगीता पांडे, सबसे पहले तो हम देखिए जो जैविक उर्वरक जिनको बायो फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं, होते क्या हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बायो फर्टिलाइजर्स या जो जैविक खाद हैं वो एक तरह के विशिष्ट रूप के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिनका प्रयोग हम सीड में, सीडलिंग में या मिट्टी में करते हैं। और ये जीवाणु क्या करते हैं, ये मिट्टी में जो हमारे पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता को, पौधों को बढ़ाते हैं।
अब देखिए, आपने उपलब्धता बढ़ाने का जिक्र कर ही दिया कि भाई ऐसा है कि हम इनको बीजों के साथ लगा देते हैं, कहीं मतलब जड़ों के साथ डाल देते हैं, तो ये मिट्टी से पोषक तत्वों को आसानी से पौधे को उपलब्ध करा देते हैं। फिर भी इनके प्रयोग को हम जो बढ़ावा दे रहे हैं, और भी तो कुछ फायदे होंगे इनके। इनके बहुत फायदे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारे किसानों भाइयों को पता ही होगा कि भाई जो रासायनिक खादों का जो हम उपयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का, उसके सारे जो एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो हमारी मिट्टी, जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है, एक बड़ा भाग उसका बंजर होता जा रहा है। सैलिनिटी जो की प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे जो है प्रॉब्लम है हमारे मिट्टी में आ गई है। तो अब इसके लिए क्या है कि अब हम अगर जैव उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो ये ना सिर्फ जो आपका कॉस्ट है, जो कृषि की लागत है, उसको कम करेगा, बल्कि जो मिट्टी में अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से जो प्रॉब्लम आ रही है उनको भी कम करेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो जिसमें नाइट्रोजन की जो प्रतिशत है वो 78%, 78% है। लेकिन क्या है, दुर्भाग्य की बात यह है कि वो पौधे उसको यूज नहीं कर सकते उस फॉर्म में। तो भगवान ने जो ये सूक्ष्म जीवाणु है उनको ये विशेषता दी है कि ये जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, उसको वो खुद में एब्जॉर्ब करके और वो पौधों को उपलब्ध करवाता है। तो ये जो एक नेचुरल प्रक्रिया है जो कि हमारे वातावरण में उपलब्ध है, तो हम इसको ऐसा नहीं है कि हम जैविक उर्वरक जो है हम कुछ अलग तरह की चीज दे रहे हैं। ये ऑलरेडी हमारी प्रकृति में है, लेकिन इसका ये है कि अब इसका प्रयोग जो है हम अपने लैब में बना के, और अब हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई इसको प्रयोग करें। क्योंकि क्या हुआ है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो सूक्ष्म जीवाणु है, इनका नंबर बहुत कम हो गया है हमारी मिट्टी में। तो इससे जो प्रणाली चलती है न्यूट्रिएंट साइकिल की, वो जो है बिल्कुल खत्म हो गई है। तो डॉक्टर साहब, ऐसा है कि कई जो अभी आपने जिक्र किया कि जहरीली जमीन बन जाती है और उसमें क्षारीयपन आ जाता है, ये तो रासायनिक जो खाद हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं, परंतु जैसे हमने हरी खाद की है या गोबर की खाद हम इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ अगर उसके साथ इन बायो फर्टिलाइजर्स का अगर हम इस्तेमाल कर लें तो काफी हद तक हम अपनी जमीन की वाटर कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जी जी जी, जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो जो हम अपनी जमीन में बढ़ा सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो आपने कहा कि जो ऑर्गेनिक कार्बन, जो आप जो कह रहे हो कि हरी खाद का उपयोग जो हम करते हैं, वो हमारे खेतों में क्या हुआ है, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम हो गया है। तो अब ये है, जैसे आपने फसलों के अवशेष जो है या हरी खाद जो है अपने खेतों में डाल दिया, तो वो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जीव जो सूक्ष्म जीव हैं, अगर वो वहां नहीं होंगे तो उनका विघटन नहीं होगा। तो वो फिर आपकी जो है वो मिट्टी में वो ऐसे ही रहेंगे। और वो फिर जैसे अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हम कंपोस्ट बना के, गोबर को सड़ा के या वर्मी कंपोस्टिंग करके उसको हम अपने खेतों में डालते हैं, तो उससे क्या है कि जो आपने हरी खाद या फसलों के अवशेष जो डाले हैं, उनमें जो न्यूट्रिएंट लॉक हो गया है, जो आपकी पोषक तत्व जो लॉक हैं, वो सूक्ष्म जीवाणु जो है उनको तोड़ के उन पोषक तत्वों को मिट्टी में रिलीज करता है, और फिर जो है वो पौधे जो हैं लेते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे कि जैसे कि सेल्यूलोज डिकम्पोजर पूसा ने अभी एक रिलीज किया है, बायो फर्टिलाइजर, जो कि हमारे ऑर्गेनिक जो खाद है, जैसे हरी खाद या फसलों के अवशेष, उनको बड़ी जल्दी से विघटन करता है और जो न्यूट्रिएंट उनमें है उनको सॉइल में रिलीज करता है, और फिर वो पौधे उन न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों को आसानी से ले पाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका कहने का तात्पर्य यह है कि बायो फर्टिलाइजर का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जी हाँ, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आपका ऑर्गेनिक कार्बन है और सॉइल का जो टेक्सचर है, जो स्ट्रक्चर है, वो काफी हद तक जो है बेहतर हो जाता है। और वाटर जो आप सिंचाई करते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी आपको अपने खेतों में पानी डालने की जरूरत नहीं है, आप उसके अंतराल को बढ़ा सकते हैं इस बायो फर्टिलाइजर का यूज करके। डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा है कि कई जमीन ऐसी होती हैं कि जिनमें अगर एक बार पानी लगा दिया ना तो सूखने का नाम नहीं लेता, रंध्र नहीं होते उनमें, तो उनको सुधारने के लिए क्या आपका जो बायो फर्टिलाइजर है किस हद तक काम कर सकते? देखिए, उस केस में ऐसा है, जैसे जो क्ले सॉइल होते हैं, उसमें क्या है कि आप जब पानी डालोगे तो उसमें जो मिट्टी में छिद्र होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो क्या होता है, पानी उससे जल्दी पास नहीं होता, जिससे ये वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इस केस में मैं कहूंगी कि सिर्फ बायो फर्टिलाइजर, जैसे आप राइजोबियम या फॉस्फेट सोल्युबलाइजर ये डालें तो ये बहुत ज्यादा मदद नहीं करेगा। लेकिन आपने जैसे कहा, इस तरह की मिट्टी में हम ऑर्गेनिक खाद, जैसे कि आपके कंपोस्ट डालें, और उसमें कंपोस्ट में
उसमें हम अपना बायो फर्टिलाइजर मिला के डालें या फिर हम हरी खाद डालें, क्योंकि ये क्या है, जो हरी खाद या फसलों के अवशेष या और भी जो आपके वेस्ट मटेरियल है जो आप अपने खेतों में डालोगे, तो वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएंगे और उसका स्ट्रक्चर ठीक करेंगे। जैसे जो सिर्फ क्ले है, तो सिर्फ क्ले तो मिट्टी में होना नहीं चाहिए, उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे ह्यूमस की मात्रा आपकी मिट्टी में अगर ज्यादा होगी तो ऐसे खेतों को ज्यादा उपजाऊ समझा जाता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर डाल के, जैसे कि आपने हरी खाद डाला या फसलों के अवशेष डाला, और उसके साथ जो है आप बायो फर्टिलाइजर डालेंगे। भाई ये नहीं है कि सिर्फ आप उसमें बायो फर्टिलाइजर डालोगे। तो इस तरह से जमीन का सुधार भी हम कर सकते हैं और बायो फर्टिलाइजर अच्छे कदम हमारे किसानों के लिए बढ़ा रहा है। तो क्यों ना हम इसकी विधि को जान लें, भाई किस तरह से इसका प्रयोग कर लें। इसकी उपयोग करने की जो विधि है वो किसानों को जानना बहुत जरूरी है। और बेसिकली इनके 3 तरीके हैं। पहले तो क्या है कि हम बीजों का उपचार करते हैं, दूसरा क्या है सीडलिंग जो पौध होते हैं उनका उपचार करते हैं, और तीसरा तरीका है कि हम मिट्टी में या कंपोस्ट में बायो फर्टिलाइजर को मिला के पौधों के आसपास डाल देते हैं। तो जो पहला तरीका है जिसमें हम सीड का उपचार करते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ डाल के उसको अच्छे से उबाल लीजिए। उसके बाद उसको ठंडा कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ठंडा हो जाए, तापमान इसका ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बायो फर्टिलाइजर है, किसान भाइयों आपको इस बात को ध्यान में रखिए कि वो जीवित ऑर्गेनिज्म है। तो उनको ऐसे नहीं कि आप उबाल दोगे तो फिर वो मर ही जाएंगे, है ना। तो उसको जब वो ठंडा हो जाए तो फिर इन बायो फर्टिलाइजर्स को उसमें मिलाइए। फिर इसमें आप अपने सीड को डालिए, जो भी आप बुआई करना चाहते हैं उसको थोड़ी देर तक रहने दीजिए। जब एक अच्छी सी एक परत बन जाए फिर आप उसको थोड़ी देर छाया में सुखा दीजिए और फिर उसको आप अपने उस पे लगा दीजिए खेत में। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जो कि हम धान में और सब्जियों के पौधों में करते हैं, तो हमने क्या किया कि भाई पानी में हमने अपने बायो फर्टिलाइजर को घोल लिया। उसके बाद जो पौध है जो आप ट्रांसप्लांट करते हो, जैसे मिर्ची के, टमाटर के, धान के, उसको जो है आप बंडल बना के थोड़ी देर इस घोल में रखें 10 मिनट तक, और उसके बाद फिर आप उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर दें। अब तीसरा तरीका है, तो मैं बताना चाहूंगी जो सॉइल एप्लीकेशन का है, जो मिट्टी में हम प्रयोग करते हैं, उसमें आप कंपोस्ट लीजिए और फिर आप उसमें अपने बायो फर्टिलाइजर को मिला दीजिए और इस कंपोस्ट को आप अपने खेतों में छिड़क दीजिए। तो इससे ना आपके ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगी, बल्कि साथ साथ जो है जैसे आपके नाइट्रोजन को बढ़ाने वाले बायो फर्टिलाइजर हुए, फॉस्फेट की मात्रा को बढ़ाने वाले बायो फर्टिलाइजर हुए, तो इनका नंबर बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर साहब, क्या इसका तरीका उसी वर्मी कंपोस्ट की तरह ही है, जिस तरह से हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं और उसको अलग करके और सुखा करके और उसको जैसे छिड़क देते हैं खेत में? जो तीसरा मैंने तरीका बताया जो सॉइल एप्लीकेशन का है, ये आप वर्मी कंपोस्ट में भी डाल सकते हैं। और बहुत सारे वर्मी कंपोस्ट जिसको फोर्टिफाइड वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, जिसमें क्या है कि हम बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे राइजोबियम मिला दिया, कुछ पीएसबी फॉस्फेट सोल्युबलाइजर मिला दिया, और फिर इस वर्मी कंपोस्ट को आप अपने खेतों में छिड़क सकते हैं। दोगुना फायदा उठाते हैं कि भाई जीवाणु से भी करा लिया और साथ में वर्मी कंपोस्ट भी डाल दिया, तो उससे तो उसकी गुणवत्ता दोगुनी हो जाएगी। जी, और उसका फायदा भी अच्छा होगा। तो डॉक्टर साहब, बड़ी बात है, आप तो मुंह की छीन लेते हो, और किसान भाई जरूर सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब से जरूर सावधानी तो बताएंगे जरूर हमें। और भाई देखिए, ऐसा है कि इनके प्रयोग में हमने अभी देखिए विधि तो आपने बता दी, पर ये सावधानी का एक चक्कर तो हमारी समझ में आ गया कि भाई गर्म पानी में जीवाणु के टीके को नहीं खोलना है। अगर आपने खोल दिया, आपका पैसा व्यर्थ चला जाएगा। जी बिल्कुल। तो उसको पानी को उबाल लें, गुड़ के पानी को, उसको बिल्कुल ठंडा कर लें डॉक्टर साहब। जी, जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो मतलब ठंडा ही कहिए आप, जब अपने हाथों से उसको छू सके, हाँ, तब आप डालें आप अपना। और ठंडे जो घोल बन जाए तो बीज को एकसार फैला करके उसके ऊपर उड़ेल दें और टीका को हल्का हल्का चारों तरफ से घुमा कर दें और हाथ से मिला दें। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा ही करें। और जब हमारा एक एक दाना अलग सी दिखाई दे तो छाया में सुखाएं, धूप में बिल्कुल नहीं। अच्छा, और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि इसमें जो आप किस तरह के सीड आप प्रयोग कर रहे हैं वो भी बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। अब जैसे कि अब सीड की साइज क्या है, उनका आकार क्या है, इस बात पर भी वो डिपेंड। जैसे कि अब बहुत छोटे छोटे सीड हैं
तो आप फिर उसमें आपको अलग अलग करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो वो आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो जनरली जैसे कि अब राइजोबियम का जो टीका आप कह रहे हो, तो जैसे दलहनी फसलों में हम लगाते हैं, तो भाई उसके जो आपको सीड का आकार पहले देख लीजिए कि क्या है, और उसी तरह आप मतलब उसको मिलाइए। जैसे थोड़ा पहले मिला लीजिए, ताकि आप एक बार में पूरा मिला देंगे तो सब एक साथ चिपक जाएंगे, फिर आप उनको अलग अलग करना मुश्किल होगा। जी हाँ डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल बात पते की बताई कि अगर मान लो बीज का आकार बहुत छोटा है और वो हमारा जो बीज है ना, उस जो हमने घोल बनाया है उसमें इस तरह से मिल जाए कि हमें यही अंदाज ना हो कि ये बीज है या कोई मतलब लेसदार आइटम है। जी। तो जैसे आपने चने का जिक्र किया, मटर का जिक्र किया, जिनके बीज का आकार काफी बड़ा होता है, तो उनमें इसको आसानी से बीज अलग अलग दिखाई देगा। परंतु इसमें भी कुछ ऐसा करें कि भले ही चाहे आप थोड़ी सी सूखी मिट्टी मिला दें, ताकि जो है घोल भी मिल जाए और बीज एक से दूसरे से अलग हो जाए। जी बिल्कुल। चाहे रेती ले लें या कोई मतलब उपले वाली राख ले लें, उसका इस्तेमाल तो इसमें कर ही सकते हैं। तो डॉक्टर साहब देखिए, चलते चलते बातचीत का सिलसिला बहुत आगे बढ़ चुका, और इसमें आप हमारे किसानों को देखिए क्या सलाह देना चाहोगे? चलते चलते मैं अपने किसान भाइयों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप अपने मिट्टी की जांच ज़रूर करवाएं। जैसे कि फिर सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं अपने मिट्टी का, ताकि उससे आपको पता चले कि किन पोषक तत्वों की कमी है आपकी मिट्टी में, और उसके अकॉर्डिंग ही उसके आप हेल्थ कार्ड को देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन से पोषक तत्व कम है। फिर आप उस तरह के बायो फर्टिलाइज़र या केमिकल फर्टिलाइज़र, तो मैं कहूँगी कि भाई जब ज़रूरत हो तभी आप यूज़ करें, लेकिन आप बायो फर्टिलाइज़र जैसे दलहनी फसलें बोना चाहते हैं तो आप राइजोबियम यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि आपके सॉइल की पीएच क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आप रासायनिक उर्वरक भी उपयोग करते हो, जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट आपने प्रयोग किया और आपके सॉइल की पीएच सही नहीं है, तो वो क्या होगा, फॉस्फोरस आपके पौधों को उपलब्ध नहीं होगा, वो सॉइल में फिक्स हो जाता है। तो आप चाहे बोरियों की बोरियों आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें, लेकिन उससे कोई आपको फायदा नहीं होगा। इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है। उससे आपके पता चलेगा कि आपको क्या उपचार आपको अपने खेतों में करना है, जिससे कि आप अपनी खेतों की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके। तो डॉक्टर संगीता, आपने देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड का जिक्र कर दिया, और उसमें आपको ये देखना है कि भाई कौन से तत्व की कितनी कमी है और इसकी आपूर्ति किस तरह से की जा सकती है। तो उस हिसाब से आपको बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। साथ साथ ये भी देख लें कि भाई देखिए फास्फोरस हमारी जमीन में पूरा है, फिर हम क्यों फास्फोरस खाद दें। जी तो उसकी मात्रा को हम घटा सकते हैं। और किसान भाई देखिए बेअर्थ में पैसा खर्च ना करें, उसको देख ले, और उसको देखने के बाद में जिस जिस तत्व की कमी महसूस होती है, भले ही अगर सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक है या आयरन है, तो उनकी मात्रा भी किसान भाई थोड़ी मात्रा में देनी होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत मात्रा बारीक होती है, जिसे वैज्ञानिक लोग पीपीएम में कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। हाँ जी। तो और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, जैसे आपने सूक्ष्म जो इनकी बात की, जैसे जिंक और आयरन की, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। हाँ जी। तो इसके लिए भी बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो जिंक सोल्युबलाइजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो आयरन सोल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आपको वो जो है पैकेट में देखना पड़ेगा कि आप कौन से बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। और किसान भाइयों, जो हम रासायनिक उर्वरक यूज करते हैं, तो मेनली हम उसमें क्या देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, जबकि हमारे पौधों को 17 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो जो हमारा बायो फर्टिलाइजर है, वो न सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम उपलब्ध करवाता है, बल्कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे जिंक और आयरन, इसको भी बहुत अच्छे से उपलब्ध करवाता है। उसको अलग से आपको डालने की जरूरत नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी सलाह आपने दी। किसान भाई सोचते थे कि भाई जितनी भी हम दलहनी फसल लगाते हैं उनमें ही राइजोबियम कल्चर का टीका लगा करके तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं, परंतु आपने तो सूक्ष्म और मुख्य पोषक तत्वों का भी इसमें विवरण इतना कर दिया कि हर फसल के लिए हम इनका इस्तेमाल करके भरपूर पैदा ले सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत ढेर सारी आपने हमें जानकारी दी। इस जानकारी के लिए डॉक्टर संगीता पांडे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता पांडे जी को, जो कि कृषि वैज्ञानिक है, और इनसे बातचीत कर रहे थे रूप सिंह डागर जी। अमित बिल्कुल सही कहा कि जैविक उर्वरक आज हमारे कृषि जगत में बहुत इम्पोर्टेंट रोल
अदा करते हैं। और वास्तव में जो जैव उर्वरक होते हैं विशेष सूक्ष्म जीवों और किसी नमी धारक पदार्थ के मिश्रण कहलाए जाते हैं ये। और बहुत कुछ आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीन का पोषण बनाए रखना हो, कृषि की उपज को बरकरार रखना हो, बढ़ाए रखना हो, तो जैविक उर्वरकों का जो प्रयोग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वर्तमान समय बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि अब आपकी निर्भरता जो है वो धीरे धीरे जैविक उर्वरकों पर बढ़ती ही जानी चाहिए। इसका कोई और विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि रासायनिक विकल्प आपका ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। बिल्कुल नहीं चल सकता। हालांकि ये विकल्प नहीं माना जा सकता कि जैविक उर्वरक रासायनिक उर्वरकों का विकल्प है, लेकिन हाँ उसके पूरक जरूर बन सकते हैं ये। जी बिल्कुल, सब्स्टिट्यूट लिया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ा जा सकता है। हाँ। ताकि जो है फसल भी अच्छी रहे, और जो फसल जो हमारे घर तक पहुंचती है खाद्य पदार्थ के रूप में, फल के रूप में, सब्जी के रूप में, तमाम विकल्पों के रूप में, उससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहे। क्योंकि कहते हैं ना कि तन तंदुरुस्त तो बिल्कुल, क्योंकि उनका जो दुष्प्रभाव है वो मिट्टी पर पड़ता ही नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही, जब मिट्टी ही हमारी पोषक तत्वों से भरपूर होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें उगने वाले फल, सब्जी, जितनी भी फसल होने वाली है वो भी उतनी ही हेल्दी होगी। तो डॉक्टर पांडे, संगीता पांडे जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और फसलों से अगर हम हटकर मौसम की बात करें तो कैसा रहेगा अमित? क्योंकि मौसम भी हमारी फसलों के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, तो मौसम की जानकारी भी किसानों को देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम जानकारी दे देते हैं हमारे किसान भाई बहनों को मौसम की। आए हैं लेकर मौसम अनुमान, सुन लो भैया देकर ध्यान। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बन सकती है। जम्मू क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण हरियाणा के कुछ एक हिस्से, दिल्ली सहित सौराष्ट्र और कच्छ, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ के साथ साथ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की जो कंडीशंस हैं वो भी बरकरार रहेगी। दक्षिण भारत की बात करूं तो यहां दक्षिण की तरफ भी कुछ ऐसा ही देखा जा सकता है। केरल और लक्षद्वीप में छुटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। और दक्षिण उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ एक हिस्से, आंतरिक ओडिशा में भी हीट वेव की जो स्थिति है वो संभव हो सकती है। और तमिलनाडु, जो हमारे तटवर्ती हिस्से हैं, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ बारिश की तीव्रता भी बढ़ सकती है। तो अमित, ये थी हमारी मौसम की जानकारी। और अब अमित से जानेंगे कि हमारे फल सब्जियों का जो है वो दाम किस प्रकार से है, तो ये भी जान लेते हैं। आओ करें अब मंडी की चर्चा, फल सब्जी पर कितना खर्चा। तो पगडंडी से चलते चलते सीधा बाजार की ओर रुख कर लेते हैं और आजादपुर सब्जी मंडी से प्राप्त फल एवं सब्जी के भाव में अगर सब्जी की बात करें तो प्याज 16 रुपए प्रति किलो, टमाटर 18 रुपए, बैंगन 25 रुपए, पत्ता गोभी 10 रुपए, फूल गोभी 15 रुपए, गाजर 22 रुपए, कद्दू 18 रुपए, मूली 10 रुपए और पालक 10 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। बात करें फलों की तो सेब 110 रुपए प्रति किलो, अमरूद 35 रुपए, अनार 70 रुपए, बेलगिरी 20 रुपए, बीर 32 रुपए, बेर 32 रुपए, चीकू 25 रुपए और किन्नू 30 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध हैं। तो ये था बाजार भाव। जी, बाजार भाव के बाद अब थोड़ा सा क्या होता है कि खेती बाड़ी की बात होगी, मौसम की जानकारी हो गई और फल और सब्जी की बात हो गई, तो थोड़ा गीत संगीत कैसा रहेगा। लेकिन गीत संगीत से पहले हम चाहते हैं कि एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक भी ले लिया जाए। धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
पहने सोने का कंगनवा मोरी बारी धनिया, ओ पहने सोने का कंगनवा मोरी बारी धनिया, बारी धनिया ओ मोरी बारी धनिया, बारी धनिया ओ मोरी बारी धनिया, ओ पहने सोने का कंगनवा मोरी बारी धनिया, ओ पहने सोने का कंगनवा मोरी बारी धनिया। कर्ज लेके सरकार से दो बैला ले ले बे, ओ कर्ज लेके सरकार से दो बैला ले ले बे, मिलजुल कर हम खेती कर बे, अरे मिलजुल कर हम खेती कर बे, अन्न से भरे भंडार, गावे झूले पे सजनवा मोरी बारी धनिया, गावे झूले पे सजनवा मोरी बारी धनिया, बारी धनिया ओ मोरी बारी धनिया, बारी धनिया ओ मोरी न्यारी धनिया, ओ पहने सोने का कंगनवा मोरी बारी धनिया, ओ पहने सोने का कंगनवा मोरी बारी धनिया। अरे गाँव गाँव में बिजली लग गई, ओ सुनो भैया, गाँव गाँव में बिजली लग गई, चम 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 के रतियाँ, अरे गाँव गाँव में बिजली लग गई, चम 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 के रतियाँ, बिजली के उजियरवा में हो, बिजली के उजियरिया में है बैठी मोरे सवरवा, तिरछी भाई रे, तिरछी भाई मोहे नजरिया मोरी बारी धनिया, ओ तिरछी भाई मोहे नजरिया तेरी बारी धनिया, बारी धनिया ओ मोरी न्यारी धनिया, बारी धनिया ओ मोरी बारी धनिया। गीत संगीत से अवगत कराते हुए कल के विषय की भी जानकारी दे दें अमित। जी, कल का विषय है तकनीकी विधियों द्वारा पानी की बचत पर डॉक्टर अवनी कुमार से शिवनंदन लाल की बातचीत आप सुन सकते हैं। सुनना जी। ना भूलिएगा 3:10 पर। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए मैं सुषमा और मैं अमित, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।